हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार मुझे बता दीजिएगा। मैं दिखाई दे रहा हूं, आवाज आ रही है आप सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हैं आप सभी? गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमन पांडे कह रहे सर आज गुस्सा मत करना। ठीक है, गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार से पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आप लोग तंग मत करना। ठीक है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, शिद्दत से पढ़ाऊंगा, बस आप लोग भी प्यार से पढ़ना। ठीक है, ओके, कोई गुस्सा नहीं। चलो जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। फॉन्ट फॉन्ट छोटा करना, बस। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग। आइए। आजकल मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अगर 4-5 बच्चों का नाम ले लेते तो फिर बाकी कहते सर हमारा नाम ले लो, हमारा नाम ले लो। सो इस वजह से बस नाम लेते 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 ही बस हो जाता है। ठीक है, टाइम जो है पूरा नाम लेते लेते ही निकल जाता है। चल, सो बेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कोशिका जीवन की इकाई। मुझे जल्दी से मुझे बताइएगा, कल संडे था, क्या आप लोगों ने पढ़ाई करी थी? क्या आप लोगों ने पढ़ाई करी? क्या इस चैप्टर में जहां तक पढ़ाया है वो पढ़ा आप लोगों ने? हाँ जी, यहां तक जो पढ़ाया था, जहां तक पढ़ाया था वहां तक पढ़ा था? सच्ची सच्ची बताइएगा। टाइम वेस्ट तो नहीं किया था? कल पढ़ाई करी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीजों को रिवाइज किया था? अब तक नहीं किया, गलत बात, पढ़ना चाहिए था। ठीक है, चल एक बार आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मैंने आपको नोट्स दिए थे, मैं वापस से दिखा देता हूं, बार बार ये दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई, ये हमारा अध्याय चल रहा था जिसमें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे थे, जिसमें ये वाला टॉपिक हम पूरा कवर कर चुके थे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। ये वाला टॉपिक हम पूरा कर चुके थे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। ये वाला टॉपिक हम पूरा कर चुके थे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखी थी, जिसमें हम ये पूरी लाइनें कवर कर चुके थे, ये सारी की सारी। ग्राम अभिरंजन, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम धनात्मक, कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका झिल्ली, ये वाली चीज। ठीक है, फिर उसके बाद मीजोजोम की बात कर ली थी हमने पिछले लेक्चर में, यहां तक हम बात कर चुके थे। फिर उसके बाद ये यहां तक हम लोग बात कर चुके थे, ये सारा का सारा। वर्ण की लवक मैंने आपको बता दिया था, वर्ण की लवक क्या होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, क्या कार्य करते हैं, यहां तक हम पूरा पढ़ चुके थे। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में एनसीईआरटी के मात्र 2 पेज बचे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला हमने? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में मात्र 2 पन्ने बचे हैं एनसीईआरटी के। एक तो ये वाला पूरा का पूरा, और एक ये वाला पूरा का पूरा। हमें ये 2 पढ़ने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। बहुत सिंपल से अक्षरों में आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यहां से यहां तक जो रिमेनिंग चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। देखिए, यहां से यहां तक किसकी बात कर रखी है? कशाभिका की बात कर रखी है। यहां से यहां तक किसकी बात कर रखी है? रोम और झालर की बात कर रखी है। यानी 3 चीजें पढ़नी है, कशाभिका, रोम, झालर, ये 3 चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद राइबोसोम और अंत्यवृष्ट पिंड पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें अब 5 चीजें पढ़नी है। सोच क्या क्या 5 चीजें पढ़नी है, दिमाग लगा फटाफट सोच, जल्दी से आंखें बंद कर और फील कर, बायो फील करने की चीज है। क्या क्या पढ़ना बचा है अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में? सर कशाभिका बची है, रोम बचा है, झालर बचा है, राइबोसोम बचे हैं, अंत्यवृष्ट पिंड बचा है। ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा जी? यहां पर कशाभिका की बात करेंगे। चलिए पहले लिख देता हूं क्या क्या 5 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें कशाभिका, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है रोम, तू ले ले मेरी रोम रोम रोम। फिर पढ़ना है झालर, फिर पढ़ना है राइबोसोम, और फिर पढ़ना है अंत्यवृष्ट पिंड। ठीक है, ये कुल मिलाकर हमें 5 चीजें पढ़नी है बेटा जी यहां पर। हाँ जी, ये कुल मिलाकर ये 5 चीजें हमें पढ़नी है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। डन? हाँ जी सर, वो राम राम होता है, पता है मेरे को वो राम राम होता है, लेकिन एक गाना बना है, उस गाने में ना राम राम की जगह रोम रोम बोलता है वो, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी स्टार्ट करें। सर इंग्लिश में भी लिख दीजिए। ले मेरे भाई, कौन सी बड़ी बात है। कशाभिका, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है।
रोम जिसको हम बोलते हैं पिली, झालर जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी, और राइबोसोम को हम राइबोसोम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में भी, और अंत्यविष्ट पिंड को हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? कशाभिका की बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट इज, सबसे पहले हम कौन सी बात करने वाले हैं? जो हमारा टॉपिक बच गए हैं, ये 5 टॉपिक बच गए हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कशाभिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ठीक है, आइए सबसे पहला बिंदु बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीजें लिखवा रहा हूं वो ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला बिंदु, ये कशाभिका जो होती है, ये कशाभिका प्रोकैरियोटिक कशाभिका पढ़ रहे हैं हम यहां पर। सबसे पहला बिंदु, ये कशाभिका किस चीज में हेल्प करती है? सर ये गति में सहायता करती है। सिंपल, किसमें सहायता कर रही है? गति प्रदान करने में सहायता करती है। देखिएगा यहां पर इस तरह की संरचना है। ये अगर बैक्टीरिया है तो ये इसकी कशाभिकाएं हैं। ये अगर बैक्टीरिया है तो ये इसकी क्या है? कशाभिकाएं हैं। ठीक है, और देखिएगा इस तरीके से ये कशाभिका की संरचना होती है। कशाभिका की संरचना भी बताऊंगा। इधर देखेंगे इस तरीके से ये एक लंबी सी एक वायर सी दिख रही होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। आप बोलेंगे सर फ्लैजिलम लिखा हुआ है। सिंगल जो होती है उसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं, कई सारी जो होती है उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, आइए फोकस करते हैं यहां पर। सबसे पहला बिंदु जो था कि सर ये फ्लैजिला, ये कशाभिका किस चीज में सहायता करती है? तो ये तो हमें अरुण महेश्वरी, अब देखो क्या अरुण महेश्वरी, क्या गलत पढ़ा दिया बेटा मैंने यहां पर? सर गलत पढ़ा रहे हो आप। गति में सहायता करती हैं। हाँ सर, गति में सहायता करती हैं। कौन गति में सहायता कर रही है? कशाभिका जो है वो गति में सहायता करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा बिंदु, क्या ये कशाभिका जो होती है, फ्लैजिला जो होती है, क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है कि यूकैरियोटिक कोशिका में होती है? तो दोनों में होती है, याद रखना। दोनों, प्रोकैरियोटिक, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। क्या बोला हमने? कि ये जो कशाभिका जो होती है ये किस में होती है? दोनों में मिलती है। प्रोकैरियोटिक में भी मिलती है और यूकैरियोटिक में भी मिलती है, दोनों में मिलती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी मिलती है और यूकैरियोटिक, दोनों में मिलती है। कौन बेटा जी? आपकी कशाभिका। अब क्वेश्चन अगला आएगा कि सर दोनों में अगर मिल रही है तो दोनों में सेम होती है क्या? जैसी प्रोकैरियोटिक में मिलती है वैसी ही यूकैरियोटिक में मिलती है? नहीं, दोनों में अलग अलग होती है। दोनों में अलग अलग होती है। सर क्या यहां से कोई क्वेश्चन बना है? हाँ बेटा, इस वाले बिंदु से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक कशाभिका जो होती है, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कशाभिका और यूकैरियोटिक कशाभिका दोनों में डिफरेंस होता है। अब आपका अगला प्रश्न होगा सर क्या डिफरेंस होता है? तो इतने से 3 बिंदु समझ में आए कि कशाभिका, फ्लैजिला का काम क्या होता है। सर ये तो समझ में आ गया कि ये मूवमेंट कराती है। एक कोशिका को, प्रोकैरियोटिक कोशिका को गति प्रदान कर रही है, उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा बिंदु, किसमें मिलती है? हमने बात करी सर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में मिलती है। तीसरा, क्या दोनों में सेम मिलती है? नहीं, दोनों में सेम नहीं मिलती, दोनों में अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? आइएगा संरचना देखते हैं। क्या देखने वाले हैं यहां पर हम? संरचना। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, 30 मिनट पढ़ाई करेंगे, 30 मिनट के बाद डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 30 मिनट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 30 मिनट्स के बाद हम डाउट लेंगे। ठीक है, एक हाँ अरुण महेश्वरी कह रहे हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो। कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ा दो सर जी। अब अरुण महेश्वरी को हम कैसे समझाएं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
हमने क्लास में बोला था कब पढ़ाएंगे, जब यूकैरियोटिक कोशिका आएगी तब वहां पर पढ़ाएंगे। अब तुम ध्यान से क्लास में सुनो ना और फिर गलत कमेंट करो तो ये अच्छी बात नहीं है अरुण महेश्वरी। तो ध्यान से क्लास लो बेटा और ऊट पटांग मत लिखो क्लास में, ठीक है। आइए संरचना देखने वाले हैं किसकी, कशाभिका की, किसकी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कशाभिका की संरचना देखने वाले हैं, वो कोशाभिका जो प्रोकैरियोट्स में मिलती है। आइएगा ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमने दो प्रकार के जीवाणु पढ़े थे, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। निखिल सोनी पढ़ाई कर ले, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बार बार अच्छा नहीं लगता है क्लास को डिस्टर्ब करते हुए। एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। मान लेते हैं इसको मैंने बोला ग्राम पॉजिटिव, और इसको मैंने बोला ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एक है ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ये सफेद रंग की जो संरचना जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जो सफेद रंग वाली है वो कौन है, कोशिका झिल्ली है। जल्दी से मुझे बताइएगा, कोशिका झिल्ली के बाहर जो कोशिका भित्ति जो होएगी, फटाफट मुझे बताइएगा, कोशिका भित्ति ग्राम पॉजिटिव में जो कोशिका भित्ति होएगी वो एकल स्तरीय है, द्विस्तरीय, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसी है, एकल स्तरीय थी और किससे बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकेन से। वही ग्राम नेगेटिव में जो कोशिका भित्ति थी वो दो स्तरों में बटी हुई थी। अंदर वाली जो थी वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाहर एक और मिल रही थी स्तर जिसका नाम था लिपोप्रोटीन्स। ये हमारी कोशिका भित्ति हो गई है। चलो जी। सो यहां पर ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति द्विस्तरीय थी, अंदर वाली पेप्टिडोग्लाइकेन, बाहर वाली लिपोपॉलीसेकेराइड। यहां पर जो थी कोशिका भित्ति वो केवल एकल स्तरीय थी, जो किससे बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। अब इधर देखिएगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं कशाभिका की। अब कशाभिका की जब हम संरचना देखते हैं, कशाभिका की जब हम प्रोकैरियोट्स में संरचना देखते हैं तो हमें पता लगता है इनकी संरचना जो होती है, कशाभिका की संरचना जो होती है, कशाभिका की संरचना जब हम देखते हैं तो इस संरचना में, कशाभिका की संरचना में टोटल 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। हाँ जी, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। और मेरे भाई एक और बात, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास ही नहीं ली होगी, कब, सैटरडे को, है ना। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, मीजोजोम्स, वर्ण की लवक, ये सब पढ़ा दिया है। सर कब पढ़ाया, सैटरडे को। कितने बजे, 2 बजे दोपहर को। 1 बजे क्या हुआ था, डाउट सॉल्व हुआ था। 1 घंटे तक डाउट सॉल्विंग चली थी। अभी तक जो परफॉर्मा जो था वो ये था कि सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन आपके लिए, स्पेशली आपके लिए 1 बजे क्लास रखी गई थी बायो की, डाउट सॉल्विंग की 1 घंटे। 2 बजे से 3:30 बजे तक मैंने पढ़ाया था। जिनको पता नहीं है जाकर एक बार क्लास चेकआउट करिएगा। सर ये तो बताया नहीं था आपने, 1 दिन पहले बताया था। कब बताया था, फ्राइडे को बताया था। कौन सी क्लास में, मेरी जो क्लास होती है ना उसमें बताया था, ठीक है। अब अगर आपको पता नहीं है, इट मीन्स आपने फ्राइडे की क्लास पूरी नहीं देखी। अगर पूरी देखी होती तो सैटरडे की क्लास लेते, और सैटरडे की क्लास लेते तो ये ना बोलते कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। चलो आइए, कशाभिका की संरचना देखने वाले। हमने बोला कशाभिका की संरचना के 3 भाग हैं, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला भाग जो होता है, जो सबसे बड़ा होता है, ये वाला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधारीय काय। आधारीय काय बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बेसल बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं बेसल बॉडी, हिंदी में बोलते हैं आधारीय काय।
इस आधारीय काय से एक संरचना बाहर की तरफ निकलती है, एक संरचना बाहर की तरफ निकलती है, और ये संरचना जो होती है, ये जो बाहर की तरफ निकली है ये वाली संरचना, इसको हम बोलते हैं अंकुश। हिंदी में बोलते हैं अंकुश, इंग्लिश में बोलते हैं हुक। ठीक है, और इस अंकुश से एक लंबा सा धागा निकलता है जिसको हम बोलते हैं तंतु या फिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं तंतु या जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, सो कुल मिलाकर आपके 3 भाग होते हैं किस चीज के बेटा जी? आपकी कशाभिका की संरचना में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनना। सर फिर कैसा होता है यूकैरियोट्स में? जब यूकैरियोटिक कशाभिका पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, प्रोकैरियोटिक कशाभिका के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आधारीय काय, फिर उसके बाद होता है हुक, अंकुश, फिर उस अंकुश से निकलता है एक तंतु। तो टोटल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा प्लीज, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। वंदना गौर, गुनगुन गोयल, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, पढ़ाते हुए नहीं बेटा, पढ़ाते हुए नहीं। ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ अपने स्पैम करते रहोगे, कॉपी पेस्ट करते रहोगे, आपका ध्यान नहीं होएगा पढ़ाई में। सो बेटा सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? आधारीय काय की, फिर उसके बाद है अंकुश और फिर उसके बाद है तंतु। अब ये कैसे मूवमेंट कैसे करता है, ये कशाभिका गति कैसे करता है? इस संरचना को देखने के बाद में आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि कशाभिका में गति कौन करेगा। ये गति करेगा, ये गति करेगा, या ये जो धागा सा जो लटक रहा है ये गति करेगा। सर इतना तो आइडिया लग गया, ये जो धागा है ना ये गति करवाएगा। कैसे गति करवाएगा, किस तरीके से गति होगी? आइएगा, थोड़ा सा डीप में लेकर जा रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा डीप में लेकर जा रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो आधारीय काय जो होता है, इस आधारीय काय के अंदर प्रोटीन की डिस्क होती है। क्या सर? प्रोटीन की इस तरीके से तश्तरीनुमा मींस डिस्क होती है। डिस्क मतलब जैसे हम रोटी जिस थाली में खाते हैं, बिंबाकार, जैसे वर्ड पहले सुना था, डिस्क शेप की, है ना। सो ऐसी संरचना होती है किसकी? प्रोटीन की। ये इस तरीके से ये 4 प्रोटीन की डिस्क है। 4 प्रोटीन की क्या है? तश्तरीनुमा। तश्तरीनुमा मींस मतलब जैसे रोटी होती है ना, रोटी बिल्कुल ऐसी शेप की, गोल 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 अंडाकार शेप की, इस तरीके से प्रोटीन की ये डिस्क होती है। ठीक है सर, इनका कुछ नाम भी होता है? हाँ जी, इनका नाम भी होता है। क्या क्या? एक होता है एल, एक होता है पी, एक होता है एस और एक होता है एम। ये क्या है सर? एल पी एस एम क्या है? मैंने कहा रुक जा, अभी बता रहा हूं। इन प्रोटीन की डिस्क से, इन प्रोटीन की डिस्क से ध्यान से सुनिएगा, क्या निकल रहे हैं सर? ये कुछ धागे से निकल रहे हैं और ये अंकुश से होते हुए तंतु में जा रहे हैं। अंकुश से होते हुए किस में जा रहे हैं? तंतु में जा रहे हैं। अगर फोकस करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो बस कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे और अपने बस डाउट के पीछे पड़े रहेंगे। क्या पता आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए। पढ़ ले, यहां पर ध्यान से सुन ले, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला हमने? ये जो प्रोटीन की डिस्क जो थी, जिनको हमने नाम दिया एल पी एस एम, ठीक है, इनसे कुछ धागे जैसी संरचना निकली इनसे, और निकलकर अंकुश से होती हुई, किससे होती हुई? ये अंकुश था, इस अंकुश से होती हुई, ये अंकुश था हमारा, ये वाला भाग अंकुश था, इस अंकुश से होती हुई किस में पहुंच गई है? तंतु में पहुंच गई है। ठीक है जनाब, अब आगे, अब इधर देख, मान ले, जस्ट इमेजिन कि ये जो है ये प्रोटीन की वो डिस्क है, ये वाली एक, जस्ट इमेजिन ये प्रोटीन की एक डिस्क है, ठीक है, और इसके ऊपर ये धागा था। सर ये धागा किसका है? ये जो धागा जो था ये कौन है धागा? मैंने कहा अभी रुक जा, भी बता रहा हूं, बस इतना सा फील कर, कनेक्ट कर, समझने की कोशिश कर कि यहां पर
यहां पर ये कौन थी सर, ये आपकी प्रोटीन की डिस्क है और इनसे ये धागे निकल रहे हैं, ये प्रोटीन की डिस्क है और इनसे ये धागे निकल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इमेजिन कर, सोच, अगर ये प्रोटीन की डिस्क घूमेगी, ये प्रोटीन की डिस्क घूमेगी, तो इसके घूमने से क्या ये तंतु भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा, या ये धागे जो हैं ये भी मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ इस चीज को, दिमाग लगा। अगर ये प्रोटीन की डिस्क अगर घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, तो इससे जो ये फाइबर निकले हैं, इससे जो ये धागे निकले हैं, क्या ये भी हिलेंगे, मूव करेंगे? हाँ सर, बस इतना सा कंसेप्ट आपको बताना था, बस इतनी सी बात। क्या इतनी सी बात भेजे में घुस गई है? इतनी सी बात भेजे में घुस गई है, डंडना डंडन। अब प्रश्न आएगा, सर ये LPSM क्या है, और ये जो धागे हैं ये किसके धागे हैं और ये किस अरेंजमेंट में होते हैं? तो मेरे भाई देख अगले पेज पर, ये प्रोटीन की डिस्क थी LPSM, ठीक है, और इनसे धागे जो निकले थे वो कुछ ऐसे निकले थे। मैं अभी प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप में से जो ड्रॉपर होंगे वो शायद आंसर दे देंगे, जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं वो शायद आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये जो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं ये धागे हैं कौन से बेटा? ये धागे जो हैं इनका नाम है क्या? फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये धागे जो हैं ये किसके बने हुए हैं? एक प्रोटीन के जिसका नाम है फ्लैजिलिन, नॉट ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन नहीं है, कौन है? फ्लैजिलिन है, याद रखना। ट्यूब्यूलिन नहीं, गलती से ट्यूब्यूलिन मत कर देना। ये जो प्रोटीन के धागे हैं जो इन डिस्क से निकले थे, ये जो डिस्क हैं इन डिस्क से निकले हैं, इन प्रोटीन की तश्तरी नुमा संरचनाओं से निकले हैं ये धागे किसके हैं सर? ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के हैं। पहला बिंदु डन। तो हमने यहां पर इस पेज पर जो संरचना बनाई थी, ये वाली संरचना, इस संरचना में ये जो प्रोटीन की डिस्क है, इन्हीं प्रोटीन की डिस्क से जो धागे निकले हैं वो धागे कौन से प्रोटीन के हैं सर? वो फ्लैजिलिन प्रोटीन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि अगर ये डिस्क हिलेंगी, अब सर ये कैसे हिलेंगी? इनको हिलने के लिए चाहिए होएगा एटीपी, ऊर्जा। तो यहां पर इस आधारीय काय के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। क्या बोला? इस आधारीय काय के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम जो एटीपी उत्पन्न करते हैं और उस एटीपी को यूज में लेकर इन डिस्क को हिलाते हैं। ये डिस्क हिलती है तो इनसे जुड़े हुए ये धागे जो किसमें पहुंचे हैं? तंतु के अंदर गए हैं। ये धागे भी हिलेंगे और ये जब धागे हिलेंगे तो गुरु सोच, क्या ये तंतु हिलेगा कि नहीं हिलेगा? दिमाग लगा। सिंपल सा कंसेप्ट, ये हिला, इससे निकलने वाले धागे हिले, धागे किसके अंदर गए? तंतु के अंदर, फिलामेंट के अंदर, फिलामेंट हिलेगा। हमको किसको हिलाना था? हमको क्या करना था सर? इसको मूव करना था। ये कशाभिका जो है ये मूव करने वाली है। कैसे करेगी? इस कशाभिका के अंदर ये तंतु मूव करता है। लंबा सा ये जो नलिकाकार संरचना ये मूव करता है। कैसे मूव करता है? इसके अंदर मिल रहा है क्या? फ्लैजिलिन प्रोटीन। वो कैसे मूव करता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन जुड़ा होता है नीचे डिस्क से जिनका नाम है LPSM। खत्म खल्लास, इतनी सी बात थी। ठीक है, अब सर ये सारी चीज समझ में आ गई, बस ये समझ में नहीं आई ये LPSM क्या है। अभी रुक, अभी खत्म नहीं हुआ। अब है ये LPSM, ये क्या है? इसको समझने के लिए वापस से इधर आ। कहां? यहां पर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, बाहर वाली स्तर जो थी ये किसकी बनी हुई थी? लिपोप्रोटीन की, कोशिका भित्ति की। अंदर वाली किसकी बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और ये कौन थी? कोशिका झिल्ली थी। ठीक है सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन था सर? पेप्टिडोग्लाइकेन था। और ये कौन थी? कोशिका
झिल्ली थी। चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज दिस LPSM? आइएगा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला बेटा वापस से बना रहा हूं, एक बार फिर से प्लीज प्लीज फोकस करेगा यहां पर। यह है पूरी कोशिका झिल्ली। इसके बाद कोशिका भित्ति की पेप्टिडोग्लाइकेन, और फिर लिपोपॉलीसेकेराइड। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है? फटाफट बताइएगा जल्दी से। सर ये डिस्क क्यों घूमती है? अरे डिस्क घूमेगी तभी तो वो गति करेगा ना दोस्त, गति करवाने के लिए घूमती है। हाँ जी जल्दी से फटाफट जल्दी से बताइए, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है? सर ये ग्राम नेगेटिव है। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। एक ऋतिक नाम से बालक कह रहा है ड्राइंग करना है तो अपने घर पर कर, यहां पर टाइम बर्बाद मत कर। वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, कैसे कैसे बच्चे हैं, जबरदस्त, वेरी गुड बेटा, मजा आ गया। वेल डन ऋतिक, वेरी गुड। आइए अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये है आधारीय काय। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये आधारीय काय। आधारीय काय से निकला अंकुश, और अंकुश से निकला ये हमारा तंतु। ठीक है, हमें केवल एक ही चीज पर फोकस करना था और वो था ये आधारीय काय में ये LPSM क्या है। हमें तो बस इससे मतलब है सर ये LPSM क्या है सर यहां पर। ठीक है, ये LPSM क्या है। ठीक है, आइएगा ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा यहां पर L जो है एक डिस्क थी, P जो है वो एक डिस्क थी, S डिस्क है और M डिस्क है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं पूछूं वैसे वैसे आंसर दीजिएगा फटाफट ध्यान से। डिस्क नंबर 1 को देखना सबसे पहले, जिसको हमने L नाम दिया, नेक्स्ट P नाम दिया, नेक्स्ट S नाम दिया, नेक्स्ट M नाम दिया। सबसे पहले L वाली डिस्क को देख। L वाली डिस्क, L डिस्क जो है ये कौन सी स्तर में मिल रही है? जल्दी से आंसर दो बेटा फटाफट। सर ये डिस्क किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की बनी हुई है, कई सारे प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है। जल्दी 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 फटाफट। वेल डन लखन सिंह, वेरी गुड। साइना बानो, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो थी गुरु, ये सबसे बाहर वाली स्तर जो थी, ये वाली स्तर जो थी, ये कौन सी थी? सर ये लिपोपॉलीसेकेराइड की स्तर थी। लिपोपॉलीसेकेराइड की स्तर थी। तो लिपोपॉलीसेकेराइड की स्तर में जो डिस्क मिलेगी, उस डिस्क को हमने किससे संबोधित किया? L से। L का मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड की स्तर में मिलने वाली डिस्क। क्या यहां पर L का मीनिंग समझ में आ गया? यहां पर L किस चीज को संबोधित कर रहा है सर? L मीन्स वो डिस्क जो लिपोपॉलीसेकेराइड की स्तर में मिलेगी। डन, क्लियर, क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट, अब आप खुद सोचो, अपने आप तुमको आंसर मिल जाएगा। अगली स्तर कौन सी थी गुरु? दिमाग लगा, अगली स्तर कौन सी थी? अगली स्तर कौन सी थी? सर
पेप्टिडोग्लाइकेन थी ना? हाँ सर, ये वाली पेप्टिडोग्लाइकेन थी। अब आप मुझे बताइए, पेप्टिडोग्लाइकेन स्तर में जो डिस्क मिलेगी उसको मैं किससे संबोधित करूंगा? सर पी से संबोधित कर रहे थे, पी से। तो ये पी वर्ड का मतलब क्या था? सर वो डिस्क जो पेप्टिडोग्लाइकेन की स्तर में मिल रही है, वो डिस्क जो पेप्टिडोग्लाइकेन की स्तर में मिल रही है। डन। तो सर हमें एल समझ में आ गया, हमें पी समझ में आ गया। अब बची है कौन सी? एस और एम, है ना? आइएगा सर, ये एस का मतलब क्या है? देखिए, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये जो एस और एम डिस्क जो होती हैं, ये दोनों डिस्क जो होती हैं, ये दोनों डिस्क मिलती हैं किसमें? कोशिका झिल्ली में। किसमें मिल रही हैं? कोशिका झिल्ली में। लेकिन जब मैंने और डिटेल में पढ़ा इसको, ये जो एस और एम डिस्क जो थी, ये कहां पर मिल रही है? सर ये कोशिका झिल्ली में मिल रही है। तो गुरु आप बोलेंगे सर एस वाली तो कोशिका झिल्ली में नहीं मिल रही, सर ये तो पेप्टिडोग्लाइकेन में मिल रही है। ये कहां मिल रही है? सर ये तो पेप्टिडोग्लाइकेन में मिल रही है। मैंने कहा वापस से ध्यान से देख इधर, तेरे को क्या, तेरे को कोशिका झिल्ली की सरफेस पर, 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 कोशिका झिल्ली की सरफेस पर। दिस इज कोशिका झिल्ली। ये कौन है? कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली की सतह पर, सरफेस पर जो मिल रही है, वो कौन सी है? एस स्तर है। डन। एस का मीनिंग समझ में आ गया। अब एम, सर ये एम क्या है? अब आप मुझे बताएं, कोशिका झिल्ली की जो सरफेस पर मिलेगी उसको तो आपने बोल दिया एस, और कोशिका झिल्ली के जो मिडिल पार्ट में मिलेगी, मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग में मिलेगी, बीच में मिलेगी, मध्य भाग में मिलेगी, मिड में मिलेगी, और शॉर्ट में बोल दिया मिड में मिलेगी, मध्य भाग में मिलेगी। मैं उसको किससे संबोधित करूंगा? सर जी एम से। बताइए जनाब। हाँ जी सर, ये सारा हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। हमको पता है गुरु, नहीं दे रखा, पता है हमको। पढ़ ले थोड़ा सा, पढ़ ले थोड़ा सा, पढ़ ले। पढ़ा रहा हूं ना अपने तरीके से, तो पढ़ ले चुपचाप, ठीक है? जहां होएगी जरूरत वहां पर अपने आप पढ़ाऊंगा डिटेल में, जहां नहीं होएगी जरूरत वहां नहीं पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी भी कवर कराऊंगा, और जहां जरूरत है वहां पढ़ा रहा हूं। तो गुरु ये आपकी 4 प्रकार की रिंग थी जो किसमें मिल रही थी? सर 2 तो मिल रही है किसमें? कोशिका झिल्ली में, और 2 मिल रही थी किसमें? कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में कौन सी मिल रही थी? सर एल और पी मिल रही थी। और कोशिका झिल्ली में कौन सी मिल रही है? एस और एम मिल रही है। ये था LPSM। अब ये कौन सा बैक्टीरिया था सर? ग्राम नेगेटिव था। तो याद रखना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति में भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ग्राम नेगेटिव की जो आधारीय काय जो होता है, उस आधारीय काय में क्या मिलती हैं? LPSM। क्या मिलती हैं? रिंग मिलती है। डिस्क बोल दीजिए, रिंग बोल दीजिए। रिंग जैसी संरचना, डिस्क जैसी संरचना, ये मिल रही हैं 4। किसमें? आधारीय काय में। किसके आधारीय काय में बेटा? कशाभिका के आधारीय काय में 4 रिंग मिल रही है LPSM। डन, क्लियर। चलें आगे, चले। अब आप बोलेंगे सर यहां पर केवल 2 ही रिंग मिलती है आधारीय काय में। यहां का जो आधारीय काय है कशाभिका का, उसमें केवल 2 ही रिंग मिलती है, एक एस और एक एम। एल और पी यहां पर नहीं मिलती हैं, याद रखना। क्या नहीं मिलती? एल और पी यहां पर नहीं मिलती। क्यों सर? सर लिपोपॉलीसेकेराइड तो नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकेन तो होता है ना, यहां पर होता तो है, लेकिन यहां पर मिल ही नहीं रही कौन सी रिंग?
पेप्टिडोग्लाइकेन की स्तर में रिंग ही नहीं मिल रही। यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन की स्तर में रिंग थी, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन की स्तर में रिंग नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर ग्राम पॉजिटिव की कोशिका, ग्राम पॉजिटिव कोशिका की कशाभिका के आधारीय काय में ये जो दो रिंग मिल रही हैं, ये किस में मिल रही हैं? सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रही हैं? कोशिका झिल्ली में। किस में मिल रही हैं? सर कोशिका झिल्ली में मिल रही हैं, कोशिका भित्ति में नहीं है। सर कोशिका भित्ति तो है, कोशिका भित्ति तो है, लेकिन उस कोशिका भित्ति में जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है उसमें कोई रिंग नहीं है। जनाब इतनी सी थी बात आपकी किसकी? कशाभिका की। गति प्रदान करती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में होती है, दोनों में अलग प्रकार की होती है। क्या अलग होता है अभी बता रहा हूं। संरचना हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की देखी तो हमें पता लगा 3 भाग होते हैं, आधारीय काय, अंकुश और तंतु। आधारीय काय के अंदर 4 रिंग मिल रही हैं, किसमें? आपके ग्राम नेगेटिव में। और यहां पर कितनी मिल रही है? केवल 2 मिल रही हैं। इन रिंग से क्या जुड़ा होता है? धागा। किसका? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के धागे जुड़े हुए किससे? इन रिंग से। ये रिंग अगर घूमेंगी तो इनसे जुड़े हुए धागे घूमेंगे, धागे अगर घूमेंगे तो धागे किसके अंदर जा रहे हैं? तंतु में जा रहे हैं। तो तंतु हिलेगा, तंतु हिलेगा तो हमें हिलाना ही तो है किसको? कशाभिका को, ताकि गति हो। डन। अब आ जाते हैं। अब आप में से कई बच्चे हैं जो ड्रॉपर होंगे, ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है, जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों को याद आ रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में, इधर देखना, यूकैरियोटिक कोशिका जब आपने इस चैप्टर में पढ़ी थी, इसी चैप्टर में जब आपने यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी, तो उस यूकैरियोटिक कोशिका में आपने, याद करिए, किसी को याद आ रहा है ऐसा कुछ पढ़ा था 9+2 अरेंजमेंट? ऐसा किसी को याद आ रहा है? ऐसा किसी को याद आ रहा है 9+2 अरेंजमेंट? याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा हो, किसी ने पिछले साल पढ़ा हो या किसी ने इसी साल पढ़ा हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ सर 9+2 कुछ था तो सही। क्या था? क्या था? सोच। सर मुझे आ रहा है। हाँ सर याद आ रहा है, 9+2 याद आ तो रहा है। क्या था गुरु ये? बेटा ये 9+2 जो थे, ये थी सूक्ष्म नलिकाएं, जो हम बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो बनी हुई थी एक प्रोटीन की जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो एक बालक है जो बार बार बोलो सर ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां है? मेरे भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, और वो सूक्ष्म नलिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 9+2 अरेंजमेंट में मिलती हैं। अब क्या होता है 9+2, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ेंगे। यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, अगर पकड़ पाए तो पकड़ लेना, बस इतनी सी बात। इस संरचना को जब तू देखेगा, है ना, तो यहां पर फ्लैजिलिन प्रोटीन का 4+4 अरेंजमेंट मिलता है, और यहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। कितने बालक पकड़ पाए इस बात को? नहीं सर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ये तो हम जानते हैं 9+2, ये 4+4 पहली बार सुना है। ये 4+4 क्या? इस डायग्राम को जरा आराम से तसल्ली से देख, देख देख देख, आराम से देख, इस डायग्राम को आराम से देख। क्या तेरे को 4 फ्लैजिलिन प्रोटीन के धागे, बाहर 4 अंदर 4+4 के अरेंजमेंट में दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, बस वही है। इतना डीप में भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जितना ज्यादा ब्रेन विकास करता है ना, उतनी ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में ऐड होती हैं। ठीक है। सो दोस्त, ये था आपका क्या? पहली संरचना जो हमने पढ़ी है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो 5 संरचनाएं पढ़नी थी उसमें से पहली पढ़ी है कशाभिका। अब तुरंत मेरे साथ जल्दी से एनसीईआरटी खत्म करो। सिर्फ इतना सा बता रखा है कशाभिका में। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मेरे सामने पढ़ो, अभी के अभी खत्म करो। जो बच्चे बोलते हैं हम बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, अभी पढ़ मेरे सामने। फ्लैजिला, यस सोनू कुमार, बिल्कुल
और वो कौन रेगुलेट करता है? जल का प्रवाह रेगुलेट करता है, क्योंकि ये कशाभिका किस में गति कराएंगी? हवा में थोड़ी ना कराएंगी, ठोस सतह पर थोड़ी ना कराएंगी, पानी में तो कराएंगी। तो पानी का प्रवाह गति को रेगुलेट करेगा। जल्दी से पढ़िए क्या लिखा हुआ। देख, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचल होती है। जरूरी नहीं है सारी की सारी जीवाणु कोशिकाओं में कशाभिका मिले, जिनमें मिलेगा वो चलायमान, जिनमें नहीं मिलेगा वो अचल। अब ये चलायमान क्षमता किसके कारण होती है? यही, यदि यह चलायमान है, यानी वो जीवाणु जो चलायमान है, तो उनमें क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हम ये छोटी छोटी लाइनों को भूल जाते हैं क्या? बिल्कुल, कोशिका भित्ति जैसी एक पतली संरचना मिल रही है, जिसे हमने क्या बोला है? कशाभिका। जो जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या और विन्यास का क्रम भिन्न हो सकता है। अब पता है क्या, आप लोग पढ़ते हैं बहुत सारे मॉड्यूल्स, कोशिश करते हैं मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ऐसा भी पढ़ लूं, मैं वैसा भी पढ़ लूं, मैं ये क्वेश्चन भी कर लूं, मैं वो क्वेश्चन भी कर लूं। ठीक है, तो कई बार आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी कशाभिका से रिलेटेड। क्या? देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक कशाभिका होती है, इनको बोलते हैं मोनोट्राइकस, है ना? देखना देखना, कई पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। हर्षवर्धन कह रहा है सर 9+2 बता दो, जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तब ये वहां पर आएगा दोस्त। क्या? एक बैक्टीरिया जिसमें केवल एक कशाभिका है, उसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, चलो जी, अब एक और। ठीक है, बताइए। डाइट्राइकस होगी। मोनोट्राइकस का मतलब एक कशाभिका, डाइट्राइकस का मतलब दो कशाभिका और अपोजिट साइड में। तो इस तरीके के 5 से 6 अरेंजमेंट कुछ बुक्स में दे रखे हैं दोस्त, बिल्कुल भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। मोनोट्राइकस क्या होता है, लोफोट्राइकस क्या होता है, पेरीट्राइकस क्या होता है, ये जितने भी वर्ड आपको दिखेंगे ना, ट्राइकस ट्राइकस ट्राइकस, ये बहुत पहले पूछे जाते थे, अब कतई नहीं पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी छूने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को या इन चीजों को। डन? चलिए जी, ये हमारा सबसे पहला खत्म हुआ है भाग, जिसका नाम था क्या? कशाभिका। अब आ जाते हैं किस पे? रोम और झालर पर आ जाते हैं। अब ये दोनों हम साथ साथ पढ़ेंगे। कौन सा? रोम और झालर। आइए सर, रोम क्या है, झालर क्या है? मैंने कहा आ जाओ, दूसरा और तीसरा, रोम और झालर। अच्छा, ये एनसीईआरटी पढ़ ली थी ना सभी ने? मैं माफ करना, मैं भूल गया था। ये एनसीईआरटी पढ़ ली थी। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटी होती है, तंतु, अंकुश, आधार्य, शरीर। आप बोलोगे सर आधार्य काय बोला था, काय का मतलब क्या होता है? बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर। तो आधार्य शरीर। तंतु जो होता है वो कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। जी हां, तंतु सबसे बड़ा भाग था, और ये कोशिकीय सतह से बाहर की ओर फैला होता है। अब ये बाहर निकला हुआ होता है, इस तरीके से जो हमने देखा था कि ये इस तरीके से ये बाहर निकला हुआ है। कौन? तंतु सबसे लंबा भाग है। सर 4+4 मेरे को समझ में नहीं आया, तेरे को ये डायग्राम देखने से चीज समझ में नहीं आ रही है। 4+4, 1 2 1 2, बाहर 2 2, 1 1 1 1। ठीक है, कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, 4 बाहर अंदर, 1 2 3 4, कितने दिखाई दे रहे? 4 अंदर। तो 4 बाहर 4 अंदर, ये थी कंडीशन। ठीक है, हाँ जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं किस पे? रोम और झालर पर आ जाते हैं। रोम क्या बोला था? इंग्लिश में कई बार इसको पिलाई बोलते हैं, लेकिन एक बुक में मैंने देखा था वहां पर पिल्ली लिखा हुआ था। और झालर, झालर को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। एक बार इन दोनों को पढ़ा दूं, पढ़ाने के बाद फिर मैं आपके डाउट लूंगा। ठीक है, एक बार पहले मैं इसको पढ़ा देता हूं, पढ़ाने के बाद में फिर आपके डाउट लूंगा। सर A+ बैच कब बनेगा? A+ बैच पहले टेस्ट के बाद में बनेगा, जब फर्स्ट टेस्ट होएगा ना उसके बाद में बनेगा। प्लीज अभी फोकस करें बेटा यहां पर। हाँ जी, चलिए आइए, तो रोम और झालर की बात करने वाले हैं। सर ये क्या है रोम और झालर? आजा बात करते हैं रोम और झालर की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? रोम की, या नहीं? हाँ चलो रोम की बात कर लेते हैं। देखिए,
भाई देख, ड्राइंग तो मैं करूंगा, जिसको 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 भी तकलीफ हो, जिसके पेट में तकलीफ हो, वो क्लास छोड़ के भाग सकता है। ड्राइंग तो मैं करूंगा, और बिना बायो में ड्राइंग किए हुए अगर कोई चीज समझाई जाएगी तो फिर वो बायो नहीं कहलाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, जिसने भी ये कहा था कि अगर ड्राइंग करनी है तो अपने घर पे बैठ के कर नहीं, मैं अपने घर पे बैठ के नहीं करूंगा, मैं तो यहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो जी। सो ये है कौन? कोशिका झिल्ली, और इसके बाहर कौन होगी? कोशिका भित्ति होएगी। कोशिका भित्ति भी बना देते हैं हम। चलो अब इधर देखना। आपको कुछ धागे जैसी संरचनाएं, आपको ये जो सफेद रंग की जो हमारी स्तर है, ये कौन है बेटा? प्लाज्मा झिल्ली है। इस प्लाज्मा झिल्ली से बाहर की तरफ, ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली है, और इस प्लाज्मा झिल्ली से बाहर की तरफ ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली है, और इस प्लाज्मा झिल्ली से बाहर की तरफ कुछ धागेदार संरचनाएं बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। हां सर, ये धागेदार संरचना हमें बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। किससे निकली है? प्लाज्मा झिल्ली से। ठीक है, चलो जी दूसरा। अब ऐसी ही धागेदार संरचनाएं और भी हैं। कौन से रंग से बनाए? चलो जी इस रंग से बना देते हैं। वो भी किससे निकल रही हैं? चलो सफेद से ही बनाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से ही निकल रही हैं, और वो कंपैरेटिवली छोटी हैं। ठीक है जी, ओके। अब आप देखिए यहां पर ये जो बड़ी बड़ी जो संरचनाएं थी, ये बड़ी बड़ी जो धागेदार संरचनाएं हैं, इनको हमने बोला है रोम, और जो छोटी छोटी जो हैं उनको हमने बोला है झालर। तो पहला डिफरेंस आपको ये मिला कि किसका आकार बड़ा? सर रोम का आकार झालर से क्या है? बड़ा है। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। रोम का आकार जो है, पिलाइज का आकार जो है, वो फिम्बरी से क्या है? बड़ा है। अब इस चीज को आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम था एक बैक्टीरिया का, जिसमें यहां पर पाइलस लिखा हुआ है। हां सर, और यहां पर फिम्बरी लिखा हुआ है। जरा पाइलस को देख, पाइलस इज ये वाला, ये पाइलस है। पाइलस मींस पिलाई, रोम। और ये जो निकले हुए हैं, ये हैं आपके फिम्बरी यानी झालर। किसकी संख्या ज्यादा दिख रही है? सर झालर की संख्या ज्यादा दिख रही है, लेकिन झालर छोटे हैं, पाइलस थोड़ा बड़ा है। रोम का आकार बड़ा है, जबकि झालर जो है इनका आकार जो है वो छोटा है। डन, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख, ये रोम और झालर में पहला बिंदु तो हमें ये डिफरेंस समझ में आ गया कि भैया फर्स्ट बिंदु दोनों में कि किसका आकार बड़ा है। आकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो रोम जो है उसका आकार जो है वो झालर से बड़ा है। चलो जी अब आगे। सर ये किसके बने हुए हैं? दूसरा बिंदु। दोनों ध्यान से सुनना, दोनों पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। सर आपने पिछले बैचेस में बताया था कि पिलिन प्रोटीन से तो सिर्फ पिलाई बना होता है। अब याद रखना, मैंने और रिसर्च करी। देखिए आपके साथ साथ मैं भी पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ता हूं। ठीक है, तो रोम और झालर दोनों कौन? आपके पिलाई और फिम्बरी, ये दोनों बने होते हैं कौन से प्रोटीन से? एक प्रोटीन जिसका नाम होता है पिलिन प्रोटीन। बस इतना सा डिफरेंस है। पिलिन प्रोटीन की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो ऐसी धागेदार संरचना बड़ी होगी जिसका नाम है रोम, जिसमें कम होगी उसका नाम है झालर। ठीक है, अब यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए, आपने कहीं ना कहीं घर पर सुबह ब्रश किया? हां सर ब्रश किया हमने।
सर ग्राम अभिरंजन नहीं पढ़ाया आपने। आई मेरी मम्मी। पढ़ा दिया बेटा, पढ़ा दिया ग्राम अभिरंजन। इधर फोकस कर। पढ़ा दिया बेटा मैंने, ग्राम अभिरंजन पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ जी। यहां पर बात आ रही थी, मैंने आपसे पूछा क्या आपने ब्रश किया? हां सर ब्रश किया है। उस ब्रश पर मुझे बताना, इस तरीके से छोटे 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 ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिसल्स। ब्रिसल्स का मतलब थोड़े से, मतलब ज्यादा नोकीले भी नहीं, ज्यादा नोकीले भी नहीं, लेकिन छोटे 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 कांटेदार संरचनाएं जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिसल्स। ठीक है, और ब्रिसल्स को इंग्लिश में बोलते हैं लघु शूक। अब कई बार ये वर्ड समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेरे को पता है तो पूछेगा, है ना। लघु का मतलब क्या होता है? सर लघु मीन्स छोटा, इतना तो पता है ना। लघु का मतलब क्या होता है? सर छोटा। और शूक का मतलब क्या होता है? कांटेदार संरचना, नोकीली संरचना, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, है ना। अब मेरे भाई जरा इधर इस डायग्राम में देख, क्या तेरे को ये थोड़ी सी कांटेदार कांटेदार संरचनाएं दिख रही है? ये हाँ सर, कांटेदार कांटेदार संरचनाएं दिख रही हैं। और ये एक बैक्टीरिया में बहुत सारी हैं, छोटी छोटी कांटेदार संरचनाएं हैं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं झालर को लघु शूक बोल सकता हूं? बोलिए जनाब, क्या मैं झालर को लघु शूक बोल सकता हूं? आ गया। क्लियर? डन? समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या डिफरेंस देख लिया। सबसे पहला डिफरेंस देखा आकार का। रोम का आकार क्या है? झालर से बड़ा है। हाँ जी। दोनों में कौन सा प्रोटीन है? मेजर प्रोटीन जो है वो पिलिन प्रोटीन है। इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, लेकिन झालर में और दूसरे प्रोटीन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। झालर में और प्रोटीन भी होगी, लेकिन रोम में मेजर प्रोटीन कौन सा है? पिलिन। यहां पर भी पिलिन होता है, इसलिए मैंने यहां पर दोनों लिख दिया कि दोनों में पिलिन प्रोटीन होता है। चलो जी। तीसरा, झालर जो होता है वो लघु शूक संरचना होती है, छोटी 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 कांटेदार संरचनाएं होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आते हैं मेन बिंदु, या पहले हम दूसरी बात करते हैं, या चलो स्टार बनाकर। आप में से कितने बच्चों ने एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़ लिया? एनसीईआरटी संपूर्ण अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें मैंने एक कॉलम डाला है एनसीईआरटी के बांगड़ू नाम से। ठीक है, उसमें मैंने एक चीज लिखी है, क्या ये रोम और झालर जो होते हैं, क्या ये गति प्रदान करते? देखने से ऐसा लगेगा ना कि अरे ये तो धागेदार संरचना है तो गति प्रदान करेंगी, तो याद रखना और स्टार बनाकर ये अपने नोट्स में भी लिख लेना, ये दोनों गति प्रदान नहीं करते हैं। ये दोनों गति प्रदान नहीं करते। क्या सर ये क्वेश्चन आया है? ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है नीट के एग्जाम में, याद रखना। ये दोनों जो हैं, कौन कौन सा? रोम और झालर, ये दोनों बिल्कुल भी गति प्रदान नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? इनका कार्य क्या होता है? आइए सबसे पहले हम रोम का कार्य देख लेते हैं। रोम का कार्य, रोम क्या कार्य करता है, और फिर उसके बाद हम झालर का कार्य देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहां पर आप में से कितने बच्चों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम सुना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल पढ़ा हुआ है, लैंगिक जनन। बिल्कुल पढ़ा हुआ है। बताइए चलिए, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताइए सर। सीलिया फ्लैजिला में क्या अंतर है? तूने सीलिया फ्लैजिला यहां पर पढ़ लिया, उस दिन बताया तेरे को। सीलिया फ्लैजिला जो है यूकैरियोटिक कोशिका में आएगा, वहां पर बताऊंगा। हाँ भैया, लैंगिक जनन क्या होता है? बताओ जल्दी से, व्हाट इज लैंगिक जनन? सिंपल सा, जल्दी से डेफिनेशन बताओ, या जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जल्दी से, लैंगिक जनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सर युग्मकों का संलयन। वेरी गुड मिसबा। सर पिलिन प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन का नाम है जो पिलाइज में, रोम में मिल रहा है। जैसे फ्लैजिलिन किस में मिल रहा था? फ्लैजिला में। ऐसे पिलिन किस में मिल रहा है? पिलाइज में। और थोड़ा फिम्बरी में भी मिलता है। हाँ जी सर, गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। यही होता है ना कि सर ये एक शुक्राणु है
है ना, और ये एक अंडाणु है, ये एक शुक्राणु है, दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं, ये युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, ओवम बनता है, दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, यही ना? हाँ सर यही होता है। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दो कोशिकाएं फ्यूज्ड हो रही हैं? सोच, क्या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला बिंदु मैंने बोला पहले पढ़ ले, उसके बाद डाउट देखूंगा, पढ़ ले इधर, है ना। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कोशिका फ्यूज्ड हो रही हैं? आपने बोला यस सर, ये अंडाणु, ये शुक्राणु, ये दोनों फ्यूज्ड हो रहे हैं, संलयन कर रहे हैं। मैंने कहा यस। इन दोनों का क्या संलयन कर रहा है? इन दोनों का क्या फ्यूज्ड हो रहा है? सोचिए, जल्दी से मुझे बताइए, इन दोनों का क्या फ्यूज्ड हो रहा है? इन दोनों में क्या जुड़ रहा है? कौन जुड़ रहा है? इन दोनों में कौन जुड़ रहा है? जल्दी से मुझे बताएं, इनका क्या फ्यूज्ड हो रहा है? कौन सी चीज? सर केंद्रक। इसके अंदर 23 गुणसूत्र याद आ रहा है? हाँ सर। इसके अंदर 23 गुणसूत्र याद आ रहा है? हाँ सर। दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 46 गुणसूत्र वाला एक केंद्रक बन जाएगा। हाँ सर। तो दो कोशिका फ्यूज्ड हो रही है। हाँ, दो कोशिका में कौन फ्यूज्ड हो रहा है? सर केंद्रक फ्यूज्ड हो रहा है ना, केंद्रक फ्यूज्ड हो रहा है। भाई केंद्रक में क्या है? केंद्रक में क्या है? तुमने बोला सर आनुवांशिक पदार्थ है, तुमने यही बोला ना सर आनुवांशिक पदार्थ है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा फाइनली कि भाई दो कोशिका फ्यूज्ड हो रही है। हाँ सर। दोनों कोशिका में क्या फ्यूज्ड हो रहा है? तुमने बोला सर इन दोनों का केंद्रक फ्यूज्ड हो रहा है। केंद्रक में क्या है? तुमने बोला आनुवांशिक पदार्थ। मैंने कहा ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो फ्यूज्ड हो रहा है। बेटा जितना ज्यादा आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, आगे आने वाले चैप्टर उतने ही इंटरेस्टिंग, उतने ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर अभी भागेंगे तो फिर भागते ही रह जाएंगे और समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो प्लीज उसको ध्यान से सुन लो, स्पैम मत करो। पेड क्लासेस है, फ्री की क्लास नहीं है कि आते हैं कई बच्चे आते हैं स्पैम करते हैं, है ना। तुम जुड़े हो किसी लक्ष्य को लेकर, तो उस अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो और प्लीज यहां पर फोकस करो। मीजोनेफ्रिक सेल्स क्या होती है, मेटानेफ्रिक सेल्स क्या होती है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है, पहले पढ़ तो ले। ये नहीं पढ़ेगा फिर 2 दिन बाद इससे डाउट तेरा निकल जाएगा। ठीक है। एक कहता है सर आप मेरा नाम कभी नहीं लेते हो, बताओ सर आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो? सर आप मेरा नाम ले लो ना प्लीज ना सर, नाम ले लो। हाँ भैया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है सर? दो कोशिकाएं फ्यूज्ड हो रही हैं, दोनों कोशिकाओं के केंद्रक फ्यूज्ड हो रहे हैं। केंद्रक के अंदर कौन? जेनेटिक मटेरियल, वो फ्यूज्ड हो रहा है। हाँ सर, ये हमें फाइनली चीज समझ में आ गई है कि एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन फ्यूज्ड हो रहा है, वास्तव में लैंगिक जनन में किसका संलयन हो रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है? दो कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ का। मैंने कहा वाह, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना, आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा। ये हटा दूं यहां से वर्ड, लघु शुक ब्रिसल्स बोला था, चलो यहां पर लिख देता हूं। मुझे बताना बेटा, ये अगर एक कोशिका है और ये एक कोशिका है, इसका ये आनुवांशिक पदार्थ, इसका ये आनुवांशिक पदार्थ, ये अगर दोनों एक दूसरे के पास जुड़ जाती हैं, एक दूसरे से एकदम से जुड़ जाएं, अगर ये एक दूसरे के पास में जुड़ गई, ठीक है, ओके सर, और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ जो था उसने अपनी कॉपी बना ली। देख, लाल वाले ने अपनी एक कॉपी बना ली, कॉपी बना ली। और ये कॉपी जो है यहां आ गई और यहां आकर इससे जुड़ गई। तो अब आप मुझे बताइएगा, फिर से सुन, वापस से सुन। मैंने बोला ये कोशिका एक ए है एक बी है, दोनों पास पास आ गई। मैंने कहा आ गई। इस वाले का जो आनुवांशिक पदार्थ था उसने अपनी कॉपी बना ली, ठीक है, एक लाल से 2 लाल हो गए, जिसमें से एक लाल इधर आ गया और आकर इससे जुड़ गया। बता, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? बोलो, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लग रहा है तुमको? सोचो। नहीं सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी ना है, सॉरी है, नहीं है। अरे मेरे बांगड़ू, जरा यहां पर दिमाग लगा। क्या यहां पर शुक्राणु का आनुवांशिक पदार्थ
अंडाणु के आनुवांशिक पदार्थ से नहीं जुड़ रहा था? सोच, क्या स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल ओवम के जेनेटिक मटेरियल से फ्यूज्ड हो रहा था? हाँ। क्या यहां पर तेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि इस कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ इस कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ से फ्यूज्ड हो रहा है, तो ये भी तो एक प्रकार का लैंगिक जनन है। हाँ जनाब, ये एक प्रकार का लैंगिक जनन है, लेकिन ये वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है, ये कूट लैंगिक जनन है। इसको हम कूट, वो कूटने वाला नहीं, कूट लैंगिक जनन बोलेंगे। क्यों सर कूट क्यों बोलेंगे? कूट मीन्स आभासी, फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि मेरे भाई क्या यहां पर युग्मक बने? क्या यहां पर कोई युग्मक बना? नहीं सर। तो युग्मक जिसमें बनेंगे, युग्मक अगर बनेंगे, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना यहां पर घटित हो रही है तो हम बोलेंगे हां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कहानी यहां पर हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कूट लैंगिक जनन बोलेंगे। यानी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होएगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कहानी यहां पर हो रही है ना। सर ये क्यों बताया आपने? क्यों बताया? रीजन क्या था? क्योंकि मैं तुम्हें यहां पर बताने वाला था किसके बारे में? रोम के बारे में। सर ये रोम क्या करता है? इधर देखिए रोम क्या करता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसमें मिल रहे थे रोम। ये एक दूसरा बैक्टीरिया जिसमें नहीं मिल रहे रोम। अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या? हां, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें रोम नहीं मिलते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें रोम मिलते हैं। यहां पर नहीं मिल रहे रोम, यहां पर रोम मिल रहे हैं। ठीक है सर, अब क्या होएगा? अब वो बैक्टीरिया जिसमें रोम नहीं मिलते, अगर वो ऐसे बैक्टीरिया के पास में आता है जिसमें रोम है, तो रोम क्या करते हैं? ये रोम इस बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इस रोम ने क्या किया? इस बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया से जोड़ दिया। अब क्या होगा सर? सर इसको इससे जुड़ने के बाद में क्या होएगा? मैंने कहा गुरु इधर देख, इधर देख, यहां पर आनुवांशिक पदार्थ था। हां सर। यहां पर आनुवांशिक पदार्थ है। हां सर। इस आनुवांशिक पदार्थ ने अपनी कॉपी बनाई। हां सर। सॉरी, इस आनुवांशिक पदार्थ ने अपनी कॉपी बनाई। हां सर। और ये कॉपी, ध्यान से सुनना, ये कॉपी इस रोम के द्वारा, ये जो रोम जो था, जो इन दोनों बैक्टीरिया को जोड़ रहा था, इस रोम से होते हुए, गुरु ध्यान से सुनना, इस रोम से होते हुए, इस रोम से होते हुए ये आ जाएगा यहां पर। कौन? ये आनुवांशिक पदार्थ यहां पर आएगा और इसके आनुवांशिक पदार्थ के साथ में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये कहलाएगा एक प्रकार का कूट लैंगिक जनन, और इस कूट लैंगिक जनन को बोला जाता है कॉन्जुगेशन इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है संयुग्मन। हिंदी में बोला जाता है संयुग्मन, कॉन्जुगेशन को। अब आप मुझे बताइएगा, शॉर्ट में मैं तुमको सीधा बोल देता कि भाई साहब ये रोम का कार्य क्या होता है? रोम जो होता है दो जीवाणुओं को जोड़ता है। सिंपल। शॉर्ट में अगर मेरे को बताना होता, मैं शॉर्ट में बोल देता सिंपल लैंग्वेज में क्या, कि भैया ये रोम क्या करता है? दो बैक्टीरिया को जोड़ता है। लेकिन डीप में मीनिंग भी तो समझाना पड़ेगा ना, क्यों जोड़ रहा है, क्या होएगा जोड़ने से। तो इस कनेक्शन से क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इस कोशिका में। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताइए, क्या इस रोम को मैं लिंगी रोम बोल सकता हूं? सेक्स पिली बोल सकता हूं? हाँ सर। बुक में दिखेगा कहीं ना कहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, दूसरी बुक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पर दिख जाता है क्या? लिंगी रोम। समझ में नहीं आता, वो रोम जो इन दो बैक्टीरिया को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिंगी रोम। तो भैया सिंपल सी बात याद रखना, रोम का कार्य क्या था बेटा? ये गति प्रदान नहीं करता, दो जीवाणु कोशिकाओं को जोड़ता है ताकि एक फॉल्स
एक आभासी लैंगिक जनन हो सके, और उस आभासी लैंगिक जनन का नाम क्या होता है? कॉन्जुगेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है? एक प्रकार का आभासी लैंगिक जनन, आभासी लैंगिक जनन है जो यहां पर हो रहा है, जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। ठीक है, डन, क्लियर। चलें, ये हो गया रोम। बस एक बार झालर और बताने दो, फिर आपके जो डाउट्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, आइए, ये था रोम। अब इसके बाद फटाफट खत्म करते हैं। दूसरा जो था वो था हमारा झालर। सर जी, झालर क्या काम कर रहा है? फिम्बरी क्या काम कर रहा है? आप में से कितने बच्चों को ग्लाइकोकैलिक्स याद आ रहा है? सर याद आ रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्या था? सर ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य था सर दो कार्य, एक तो संक्रमण भी कर रहा था और दो कोशिकाओं को चिपकाने में भी हेल्प कर रहा था ना? हाँ सर, कर रहा था। ये क्या काम करते हैं? ये झालर क्या काम करते हैं बेटा? ये झालर जो होते हैं इनका सीधा सीधा फंक्शन याद रखना, सीधा सीधा क्या कार्य होते हैं? ये किसी ठोस पदार्थ से, ये किसी ठोस पदार्थ से, ये ठोस संरचना से चिपकने में सहायता करते हैं। ठोस पदार्थ से, ठोस संरचना से क्या करते हैं? चिपकने में सहायता करते हैं। सपोज मान लो ये एक पत्थर था, ठीक है, और इस पत्थर पर मान लो कुछ मृत पदार्थ पड़ा हुआ है। मान लो पत्थर था और यहां पर कोई मरा हुआ, मान लो कोई चींटी पड़ी है, कोई कीड़ा पड़ा है। ठीक है, अब इस पदार्थ से, इस पत्थर से चिपकने में, या वहां पर जो पोषणीय पदार्थ है उससे चिपकने में, जुड़ने में कौन हेल्प करेंगे दोस्त? आपके झालर हेल्प करेंगे, फिम्बरी हेल्प करेंगे। डन, ये था आपका रोम, ये है झालर। अब एक काम कर जल्दी से मेरे प्यारे, जल्दी से एक बार एनसीईआरटी की ये जो लाइन बच गई है, एक बार फटाफट इन लाइनों को पढ़ और मुझे बता कौन सी लाइन तेरे को समझ में नहीं आई है, जल्दी से। सर प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? तू प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहा है। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है वो दो पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करता है। पढ़ो 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 यहां पर। सर फैलोपियन नलिका में, बेटा फैलोपियन नलिका में जो संरचनाएं होती है, ना वो रोम है, ना वो झालर है, ना वो कशाभिका, उनका नाम है पक्षमाभ। उनको इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया, जो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। फर्स्ट डे बताया था, पहले दिन, फर्स्ट डे। सर एफ प्लाज्मिड, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगा ना तो वहां पर बता दूंगा एफ प्लाज्मिड। सर रोम का 3D डायग्राम दिखा दो। एक सेकंड, पहले ये एक बार पढ़ लिया, पहले जल्दी से मुझे बताओ, ये पढ़ लिया सभी ने? जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, गति में सहायता नहीं करती है। रोम लंबी होती है, नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। कौन सा विशेष प्रोटीन? जल्दी से एनसीईआरटी में लिख ले यहां पर, पिलिन प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन। झालर लघु शुक जैसी तंतु होते हैं। लघु शुक का मीनिंग मैंने तेरे को बता दिया, ब्रिसल्स, छोटे छोटे कांटेदार संरचना, छोटी छोटी, जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं, यानी कोशिका के बाहर निकले हुए होते हैं। प्रवर्धन का मतलब होता है निकलना, किसी चीज से बाहर निकलना। ठीक है, तो जो कोशिका के बाहर निकले हुए होते हैं। हमारी एनसीईआरटी भी ना, मतलब हिंदी के ऐसे ऐसे जान पूछ के ऐसे ऐसे वर्ड निकाल दे, प्रवर्धित। अरे भैया सीधी बोल देता क्या, जो कोशिका के बाहर निकले होते हैं। आराम से समझ में आ जाता बालक को भी है। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकाने में सहायता करते हैं। डन, क्लियर है? चट्टानों से, पोषक पदार्थों से चिपकने में सहायता करते हैं। आलो जनाब, ये हो गया आपका कशाभिका, ये हो गए हैं रोम झालर, ये हो गया जी। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ग्लाइकोकैलिक्स भी तो यही काम कर रहा था। ग्लाइकोकैलिक्स दो कार्य कर रहा था दोस्त, एक तो चिपकने में भी सहायता कर रहा था,
है ना। लेकिन वो किससे चिपकने में सहायता करता? दो जीवाणुओं को चिपकाने में, जोड़ने में नहीं। देख 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 भाई, ये ग्लाइकोकैलिक्स, दो कोशिकाओं की ग्लाइकोकैलिक्स एक दूसरे से जुड़ गई है, लेकिन इसका मटेरियल यहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा। मटेरियल को अगर ट्रांसफर करना है तो ये कंडीशन लानी पड़ेगी, यानी कोई ऐसी संरचना जो दोनों के कोशिका द्रव्य को जोड़ दे। तो वो कौन है जो कोशिका द्रव्य को जोड़ रहा था? वो रोम था। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स चिपकने में सहायता बना रही है, कॉलोनी बनाएगी, कॉलोनी बनाएगी। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या बच गया सर? राइबोसोम बच गए हैं और अंत्यवृष्ट पिंड बच गए हैं। पहले पढ़ेंगे अंत्यवृष्ट पिंड, फिर उसके बाद बात करेंगे डिटेल में राइबोसोम की। आगे बढ़ने से पहले बता मेरे भाई, जिसको 3D डायग्राम देखना था, 3D इनका रोम झालर का, देख मेरे भाई, ये तो कशाभिका हो गई और यहां पर ये जो रोम झालर मिल रहे थे, ये मैंने तेरे को अभी थोड़ी देर पहले ये संरचना बनाई थी। ठीक है, इसमें रिंग देख जरा, यहां पर आराम से तसल्ली से देख। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं। देख तेरे को यहां पर तेरे को आधारीय काय दिख रहा है, बेसल एपरेटस कहीं लिखा हुआ है, बेसल बॉडी, बेसल एपरेटस आधारीय काय, जिसमें तेरे को रिंग दिख रही है, रिंग LPSM, इस तरीके से LPSM, 4 रिंग है ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, फिर उससे निकला हुआ ये हुक, उस हुक से निकला हुआ ये लंबा सा फिलामेंट यानी तंतु। इनसे क्या निकलते हैं बेटा जी? फ्लैजेलिन प्रोटीन निकलते हैं। डन। ये कशाभिका की संरचना हो गई है। इसके बाद भैया मेरे भाई रोम झालर, ये रोम झालर थे, सिंपल सी बिंदु था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अंत्यवृष्ट पिंड। लेकिन पढ़ने से पहले बताइए आपका क्या डाउट है? सर अचलायमान बैक्टीरिया मूव करता है, पानी की धारा के साथ मूव करता है। पानी की धारा जैसे जैसे मूव करेगी वो उसी के साथ मूव करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेजिन कर, थोड़ा सा सोच। एक जीवाणु है, कौन? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं? हाँ सर, साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिनको हम नीलहरित शैवाल बोलते हैं। उसमें जो कशाभिका जो होएंगी, क्या वो साइनोबैक्टीरिया को जहां प्रकाश पड़ रहा होगा उधर की तरफ गति कराते हुए लेकर जाएंगी? क्यों? क्योंकि ये एक संवेदना है, और इस संवेदना की तरफ गति करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होएगा? सर कशाभिका। कशाभिका इस साइनोबैक्टीरिया को किधर लेकर जाएंगी? जहां पर प्रकाश पड़ रहा है। हाँ जी सर। कुछ नहीं है, सारा समझ में आ गया। वेल डन दिव्या। सर कशाभिका की लंबाई कितनी होती है? अलग अलग जीवाणु में अलग अलग होती है। सर लघु सूक्ष्म समझ में नहीं आया। लघु सूक्ष्म छोटे छोटे कांटेदार संरचना, अब समझ में आ गया? छोटी छोटी, लघु का मतलब छोटी छोटी, शुक का मतलब होता है कांटेदार, पॉइंटेड स्ट्रक्चर। लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड अलग है? नहीं बेटा, लिपोप्रोटीन में लिपो वर्ड लिपिड को बता रहा है और प्रोटीन वर्ड प्रोटीन को बता रहा है, यानी दो चीजें, लिपिड और प्रोटीन। जबकि लिपोपॉलीसेकेराइड जो होएगा, लिपोपॉलीसेकेराइड में लिपो वर्ड तो लिपिड को बताएगा, लेकिन पॉलीसेकेराइड वर्ड जो है वो किस चीज को बताएगा? कार्बोहाइड्रेट को। तो ऐसी संरचना जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होगी लिपोपॉलीसेकेराइड, और ऐसी संरचना जो लिपिड और प्रोटीन से बनी होगी वो लिपोप्रोटीन्स। हाँ जी सर, तंतु किसका बना हुआ था? फ्लैजेलिन प्रोटीन का मेरे भाई। वो बाहर जो थी वो झिल्ली थी। समझ में आ रहा है? चलिए जी, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एपिसोम क्या होते हैं? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ याद आ रहा है तेरे को? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ मैंने तेरे को एक लेक्चर में बताया था। मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, मेन जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने कुछ नाम दिए थे, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, क्रोमोनीमी, ऐसा कुछ वर्ड बताया था। चलो नहीं बताया, अभी आने वाला है वो,
अभी आने वाला है, अभी बता रहा हूं, ठीक है, एपिसोम अभी बताऊंगा। चल आइए पहले एक बार स्कोर खत्म कर देते बेटा जी। यहां पर क्या बच गया हमारा, यहां पर, हाँ जी, हमारा यहां पर बच गया है एक चौथा भाग था जिसका नाम है अंत्यवृष्ट पिंड। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर ये अंत्यवृष्ट पिंड क्या होता है। आइए एक बार समझ लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अंत्यवृष्ट पिंड को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। क्या होता है सर अंत्यवृष्ट पिंड। मैंने तुमसे एक सिंपल सी बात पूछी, मेरे भाई मेरे को इतनी सी बात बताओ, क्या आपके घर में सब्जी आती है? हाँ सर। कौन लेकर आता है, जल्दी से मुझे बताओ, पापा लेकर आते हैं कि मम्मी लेकर आती है? बोलो। देख जो पढ़ने वाला बालक है ना उसको कोई डाउट ही नहीं होएगा, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं है ना वो ऊट पटांग डाउट पूछ रहे हैं, फालतू की चीज जिसका कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर प्लीज टॉपिक पर स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है, और उससे रिलेटेड चीज पूछें। हाँ जी, कौन लेकर आता है घर पर सब्जी? सर या तो पापा या मम्मी, कोई भी एक लेकर आता होगा। चलो जी ठीक है। मान लो मेरे घर पर कौन लेकर आता है? मेरे पापा ही लेकर आते हैं। सब्जी मंडी जाते हैं, मेरे पापा को बड़ा अच्छा लगता है सब्जी मंडी जाना और सब्जियां लेकर आना। मेरे को कसम से बहुत बेकार लगता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सब्जी मंडी जाने का, तो मैं तो सब्जी वब्जी खरीदने नहीं जाता हूं, मेरी वाइफ लेकर आती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यों पूछा, मान लो मेरे घर में मेरी वाइफ जो है वो सब्जी लेकर आई, आज भिंडी लेकर आ गई, टिंडे लेकर आ गई, और बैंगन लेकर आ गई, आलू प्याज टमाटर ये सारी चीजें लेकर आ गई है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या एक ही दिन में बैंगन भी बनेगा, एक ही दिन में टिंडे भी बनेंगे, एक ही दिन में भिंडी भी बनेगी? क्या सारी की सारी सब्जियां एक ही दिन में सारी की सारी बना डालेंगे क्या हम? या जो सब्जी लाए हैं उनमें से कुछ स्टोर करेंगे जिसको हम अभी यूज में नहीं ले रहे हैं, आज वो उपयोगी नहीं है लेकिन कल तो उपयोग में आ सकती है ना। इतना सा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो गुरु आप मुझे बताइएगा, ये एक जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर वो पदार्थ जो अभी उसके लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी का मतलब जिसका अभी उपयोग नहीं है, लेकिन क्या वो बाद में उपयोग तो आ सकता है ना? हां सर। तो हम उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे कि स्टोर करेंगे? सर स्टोर करेंगे ना। तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस जीवाणु ने क्या किया, ऐसे अनुपयोगी पदार्थ जिनका अभी कोई उपयोग नहीं है, इस जीवाणु ने क्या किया, ऐसे अनुपयोगी पदार्थ को एक जगह पर यहां पर एकत्रित कर दिया। यहां पर एकत्रित कर दिया, यहां पर एकत्रित कर दिया। चलो जी अब प्रश्न आ रहा है, जो यहां पर एकत्रित किया गया है क्या ये एक समूह के रूप में दिख रहा है? हाँ सर। क्या ये पिंड के रूप में दिख रहा है? पिंड का मतलब जहां पर चीजें एकत्रित हो जाती है उसको हम बोलते हैं पिंड। क्या ये पिंड दिख रहा है? पिंड, हाँ सर। अनुपयोगी पदार्थों का एक समूह सा दिख रहा है? हाँ सर। एक समूह बोल दीजिए, एक पिंड बोल दीजिए, हाँ सर, जिसका कोई उपयोग नहीं है लेकिन हां बाद में उपयोग आ सकता है। तो ये संरचना जो अनुपयोगी पदार्थों का ये जो पिंड, ये जो समूह यहां पर बन रहा है, इसी समूह को हम क्या बोलते हैं? अंत्यवृष्ट पिंड बोला जाता है। खत्म खल्लास। क्या बोला जाता है? अंत्यवृष्ट पिंड बोला जाता है। सुन लो मेरी बात, अगर थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा सा दिमाग है तो प्लीज मेरी बात को सुन लो। सुन रहे हो ना? इन पिंडों को क्या बोला जाता है? अंत्यवृष्ट पिंड बोला जाता है। चलो ये तो चीज समझ में आ गई। अब दो क्वेश्चन है, सर किस चीज के ये समूह है, पहला, और दूसरा क्या इन पिंडों के ऊपर कोई झिल्ली है ना? क्वेश्चन यही बनेगा, क्या इन पिंडों के ऊपर कोई झिल्ली है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या ये पिंड किसके पिंड है, कौन से पदार्थ हैं जो यहां पर एकत्रित हो रहे हैं? पूछेंगे ना? तो आइए सबसे पहले प्रश्न का आंसर देते हैं। अब यहां पर ये जो अनुपयोगी पदार्थ है ये क्या क्या हो सकते हैं? ये फॉस्फेट हो सकता है। क्या हो सकता है? ये फॉस्फेट। सर फॉस्फेट मींस
H3PO4, दिस इज फॉस्फेट, ये होता है फॉस्फेट H3PO4। ठीक है, तो मुझे बता फॉस्फेट जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है। अभी इसके लिए उपयोग में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में आ सकता है। जरा दिमाग लगा, क्या एटीपी में फॉस्फेट होता है? क्या डीएनए में फॉस्फेट होता है? क्या आरएनए में फॉस्फेट होता है? फॉस्फेट तो होता है। हाँ जी, डन। तो भैया यहां पर फॉस्फेट इकट्ठा हो सकता है? हाँ सर, फॉस्फेट इकट्ठा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या इकट्ठा हो सकता है? आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है, ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन कितने बच्चों ने नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है? सर डायग्राम में दिखा दो ना, कौन सी चीज को तेरे को डायग्राम में देखना है? ये मैं क्या बता रहा हूं यहां पर? पगला गई है लड़की है? डांट खाने का काम कर रहे हो ना तुम? हाँ जी, कोई चीज समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। एक ही चीज को बस पकड़ पकड़ के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, यही लगा पड़ा है। हाँ जी, ग्लाइकोजन नाम सुना है? हाँ सर, ग्लाइकोजन नाम सुना है। क्या होता है ग्लाइकोजन? ग्लूकोज। ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, ऐसे ये एक, ये इससे शाखाएं निकलती हुई, शाखाएं निकलती हुई, शाखाएं निकलती हुई, शाखाएं निकलती हुई, शाखाएं 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 निकलती हुई, किसकी? ग्लूकोज की। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक शाखित संरचना दिखाई दे रही है, किसकी? ग्लूकोज की। तो ये जो ग्लूकोज की हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, क्या बोला हमने? ग्लूकोज की हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो होती है, क्या? अत्यधिक शाखित संरचना, अत्यधिक शाखित संरचना जो होती है, किसकी? ग्लूकोज की अत्यधिक शाखित संरचना जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। सर कितनी ग्लूकोज होती है? हजारों में, लगभग 17,000 ग्लूकोज। कितनी? अराउंड 17,000 ग्लूकोज जुड़कर एक शाखित संरचना बना रहे हैं, और मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ग्लाइकोजन। सो एक ग्लाइकोजन का अणु, ये पूरा एक ग्लाइकोजन का अणु किससे बना हुआ है? लगभग 17,000 ग्लूकोज की अत्यधिक शाखित संरचना से बना होता है। सर 6,000 से 11,000 जो होती है वो सेल्यूलोज होती है मेरे भाई। ठीक है, चलो जी, डन। चलो सर, ये तो समझ में आ गया ग्लाइकोजन। अब ये जो ग्लाइकोजन जो होता है इस जीवाणु के अंदर अभी यूज में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में यूज में आ सकता है। तो यहां पर ग्लाइकोजन को इकट्ठा कर दिया, तो यहां पर ग्लाइकोजन इकट्ठा हो गया। अब मुझे बता, क्या ये तेरे को कणों के रूप में दिखाई दे रहा है? ये ग्लाइकोजन 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 है। ये इस तरीके से फॉस्फेट 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 है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो क्या ये इनके कण नहीं दिख रहे? कण, ग्रेन्यूल्स, कण दिख रहे हैं। तो क्या मैं इसको फॉस्फेट कणिका बोल सकता हूं? क्या मैं इसको ग्लाइकोजन कणिका बोल सकता हूं? किसके कण दिखाई दे रहे हैं? सर फॉस्फेट के, या और क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन के। तो ये जो अंत्यवृष्ट पिंड जो होते हैं, जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कौन? फॉस्फेट, इन कणों के रूप में एकत्रित हो जाएंगे। ग्लाइकोजन कणों के रूप में एकत्रित हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल बता रखे हैं, 2 मैंने आपको बता दिए, तीसरा जो दे रखा है वो बता रखा है साइनोफाइसियन कणिकाएं। अब सर ये साइनोफाइसियन कणिका क्या है? ये तो चलो समझ में आ गया, फॉस्फेट समझ में आ गया, ग्लाइकोजन समझ में आ गया। सर ये साइनोफाइसियन क्या है? तो साइनोफाइसियन मंड होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्च। फिर मन में प्रश्न उठेगा, सर ये मंड क्या होता है, स्टार्च क्या होता है? तो ये भी लगभग 250 से लगभग 280 या लगभग 300 के आसपास
ग्लूकोज की श्रृंखला होती है। क्या? लगभग 250 से 280 या 300 ग्लूकोज से मिलकर संरचना होती है। अब कैसी होती है ये भी अभी के अभी सुन ले, ताकि ये जब बाद में आए तो पूछना मत कैसा होता है स्टार्च। देख, ये ग्लूकोज की तेरे को शाखित संरचना दिखाई दे रही है या सीधी संरचना दिखाई दे रही है? तूने बोला सर सीधी संरचना दिखाई दे रही है। लगभग 250 ग्लूकोज की सीधी संरचना दिखाई दे रही है, स्ट्रेट। क्या? 250 ग्लूकोज की एक सीधी संरचना दिखाई दे रही है? हां सर। अब इधर देख, ये लगभग 30 ग्लूकोज की शाखित संरचना दिखाई दे रही कि सीधी संरचना दिखाई दे रही है? सर ये शाखित संरचना दिखाई दे रही है। कैसी है सर? ये शाखित है। और ये वाली कैसी थी? सर ये सीधी श्रृंखला थी। जो ये सीधी श्रृंखला है इसका नाम है, इसका नाम याद रखना, भूलना जाइएगा, अमाइलोज। अमाइलोज। और ये जो शाखित संरचना है, इस शाखित संरचना का नाम होता है अमाइलोपेक्टिन। पढ़ लो ध्यान से, शांति से, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज क्या थी? सीधी श्रृंखला थी। और अमाइलोपेक्टिन क्या है? शाखित संरचना है। अब ये अमाइलोज और ये अमाइलोपेक्टिन मिलकर क्या बना रहे हैं? स्टार्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मंड बनाते हैं। मंड बनाते हैं। अब ये मंड के अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें से एक नाम याद रखना, साइनोफाइजियन कणिकाएं, साइनोफाइजियन स्टार्च। तो साइनोफाइजियन क्या था? एक प्रकार का स्टार्च है, एक प्रकार का मंड है। तो ये मंड, ये ग्लाइकोजन, ये फॉस्फेट कणों के रूप में यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। इन संरचनाओं को, इन अनुपयोगी पदार्थ को, जिनका अभी यूज नहीं है लेकिन बाद में आ जाए, इनको हम क्या बोलते हैं? अंतःवृष्ट पिंड बोलते हैं। और इन पर कोई आवरण है कि नहीं है? बता, यहां पर कोई आवरण था? सोच, क्या यहां पर कोई आवरण मिल रहा है? अरे प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहा है यार, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई झिल्ली युक्त संरचना मिल रही है क्या? सोच, इस कोशिका के अंदर कोई झिल्ली युक्त संरचना है क्या? नहीं है ना। तो इन पर कोई आवरण नहीं होगा, ये झिल्ली हीन होंगे। याद रखना, भूल ना जाना। कैसे होते हैं? झिल्ली हीन संरचना होती है, मेम्ब्रेन लेस होती है। ये हो गया अंतःवृष्ट पिंड। ठीक है। अब एक काम कर, ऐसे थोड़ी ना, ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मेरे सामने ही तुम्हें एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। मेरे सामने ही पढ़िए। ये रहा अंतःवृष्ट पिंड, यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए और लास्ट यहां तक पढ़िएगा। यहां तक, यहां तक, यहां तक पढ़ना है। यहां तक अंतःवृष्ट पिंड, यहां तक पढ़ना है। यहां तक, केवल यहां तक पढ़ना है। यहां तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फाइकोसाइनिन इज डिफरेंट कोमल वर्मा। फाइकोसाइनिन अलग चीज होती है, यहां पर साइनोफाइजियन है। फाइकोसाइनिन तो वर्णक होता है बेटा। पढ़िए यहां पर। सर लास्ट लाइन समझ, अबे लास्ट लाइन तो अभी बताई नहीं है मैंने। कहा यहां तक पढ़ना है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। मैं अभी पढ़ूंगा तेरे साथ। क्या लिखा हुआ देख, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ, बचा हुआ पदार्थ जिसका अभी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी अनुपयोगी है ना। बचा हुआ पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतःवृष्ट पिंड के रूप में, पिंड मतलब समूह के रूप में वहां पर क्या हो जाता है? संचित। संचित का मतलब स्टोर हो जाता है।
स्टोर क्यों हो रहा है? ताकि बाद में यूज में आ जाएगा। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, मैंने तेरे को बता दिया, इनके पर कोई झिल्ली नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यही थी। एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े हुए, क्या ये निश्चित है कि ये जो है ये यहां पर मिलेंगे? क्या मैंने बोला कि बेटा ये जो है ना अंत्यवृष्ट पिंड जो है ये यहां पर मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे? अरे कहीं पर भी मिल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी मिल रहे हैं, कोई फिक्स्ड जगह नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ था कि ये स्वतंत्र रूप से पड़े हुए हैं। कौन कौन से? फॉस्फेट की कणों के रूप में होंगे, साइनोफाइजियन कणों के रूप में होंगे, ग्लाइकोजन कणों के रूप में होएगा। ग्लाइकोजन बता दिया, फॉस्फेट जानते हैं, साइनोफाइजियन बता दिया, एक प्रकार का स्टार्च होता है। डन, क्लियर। चलें आगे। चलिए सर यहां तक की बात हो गई। अब क्या बच गया? एक तो ये लाइन बच गई और एक राइबोसोम बच गया। आइए पढ़ते हैं आगे। किसने कहा छुट्टी है? कोई छुट्टी नहीं है, पढ़ ले चुपचाप शांति से, बिल्कुल चुपचाप शांति से पढ़ना होगा जनाब आपको। चलो सो ये हमने पढ़ लिया क्या? अंत्यवृष्ट पिंड। रुक जा अभी, एक और चीज आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, क्या कोई ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं? बताओ, क्या ऐसी कोई प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण करती होंगी। हाँ सर एक कह रहा है, करण अग्रवाल कह रहे हैं सर माइकोप्लाज्मा। वेल डन करण अग्रवाल, बहुत बढ़िया बेटा। क्लास नहीं ले रहा ना रेगुलर? नहीं पढ़ाई कर रहा ना? है माइकोप्लाज्मा। वेल डन। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। क्या नील हरित शैवाल के अलावा कोई और? सर आप इन्हें नील हरित शैवाल बताया था, कोई और सोच, कोई और भी है जो प्रकाश संश्लेषण करता है? हाँ, कौन है? मैंने कहा रुक जा बता रहा हूं, इधर से मेरे पास थोड़ी सी खाली जगह होनी चाहिए। ये चलो, मैंने कहा देख दोस्त, एक तो हो गई नील हरित शैवाल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ओके सर क्या इनके अलावा भी कोई और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण करती है? मैंने कहा हाँ सर। कौन सी? बैंगनी बैक्टीरिया। याद रखना, कौन? बैंगनी बैक्टीरिया। और सर हरे जीवाणु लिख देता हूं, बैंगनी जीवाणु, पर्पल बैक्टीरिया, हरे जीवाणु, ग्रीन बैक्टीरिया, एक और याद रख लेना, सल्फर जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। हाँ जी, क्या है ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है बेटा? ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्त, कौन से बैक्टीरिया है? ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है तो इनको पानी में नीचे होना चाहिए कि पानी की सतह के ऊपर होना चाहिए? सोच समझकर बताइए। सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है तो इनको कहां पर होना चाहिए? पानी के अंदर के पानी की सतह पर? ऊपर सरफेस पे या अंदर डीप? वैसी बात है सर, सतह पर होंगी। क्यों होंगी सतह पर? सर प्रकाश चाहिए, है ना? सतह पर इसलिए होंगी क्योंकि प्रकाश चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये मान लो पानी है, कौन है सर? ये है पानी। मैंने कहा ओके सर, आज ब्लू है पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी, आगे मुझे भी नहीं आता। चलो, अगर ये पानी है
तो आपने बोला सर इस पानी के ऊपर होने चाहिए बैक्टीरिया। मैंने कहा ठीक है, ये पानी की सतह पर होने चाहिए। अब ये पानी की सतह पर अगर हैं तो पानी की सतह पर ये कैसे रुके हुए हैं भाई? इनको तो नीचे डूब जाना चाहिए, नहीं, इनको तो नीचे डूब जाना चाहिए। तो इनमें ये इंग्लिश में बोलते हैं बायोंसी और हिंदी में बोलते हैं प्लावकता, है ना? ये वर्ड सुना होगा ना, प्लावी, प्लावकता, बायोंसी, है ना? सुना है ना? हाँ सर। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पानी की सतह पर तैरना। ये पानी की सतह पर तैर रहे हैं। अब सोचिए पानी की सतह पर कैसे तैर रहे हैं। ये तो भैया ठोस है, ये तो ठोस है और ये जल है। जल में अगर किसी ठोस चीज को डालोगे तो वो तो डूब जाती है। मैंने कहा हाँ, चलो इसको दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। आप मुझे बताइएगा, ये एक जार है, इस जार के अंदर पानी है, इस पानी के अंदर मैंने टायर डाल दिया, एक टायर। क्या डाल दिया? एक टायर, ठीक है। ये एक पानी है और इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया पत्थर। पत्थर है पूर्ण रूप से ठोस, जो पानी में नीचे डूब जाएगा। लेकिन टायर तो था तो ठोस, लेकिन अंदर क्या भरी पड़ी थी? वायु। और वायु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। डेंसिटी जो होती है एयर की वो वाटर से कम होती है, जिस वजह से टायर ऊपर जो है वो तैरता रहता है। सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गई। बस इतना सा ही कंसेप्ट था दोस्त कि ये जो जीवाणु जो है ये पानी के ऊपर कैसे तैर पा रहे हैं। तो सीधा सा आंसर है, इन जीवाणुओं के अंदर कहीं ना कहीं भरी पड़ी होएगी क्या? वायु। क्या भरी होगी? वायु। अगर इनके अंदर वायु होगी, इनके अंदर वायु होएगी, एयर होएगी, तभी तो इनके अंदर क्या आएगी? प्लावकता आएगी। तो सर वो एयर कहां पर भरी होएगी? मेरे भाई अभी तूने अंत्यवृष्ट पिंड पढ़ा था। हाँ सर, अंत्यवृष्ट पिंड में तूने क्या पढ़ा था? सोच कि वो पदार्थ जो अभी उपयोग में नहीं है उनको हमने यहां पर डाल दिया। अब इमेजिन कर, अगर यहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूसरी गैस है, मान लो ऑक्सीजन भर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड भर दी है, गैस भर दी है यहां पर, गैस। तो ये क्या? गैस, एक संरचना जो गैसों से बनी हुई है। ये संरचना, जिसमें ये संरचना जो गैसों से बनी हुई है, गैसों से बनी हुई है, एयर से बनी हुई है। क्या इस संरचना के ऊपर कोई आवरण है? नहीं, कोई आवरण नहीं है। ना 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 ना, कोई आवरण नहीं है। सिंपल गैस यहां पर भर दी। इस जीवाणु के अंदर एयर यहां पर एकत्रित हो गई है इसके कोशिका द्रव्य में। यह संरचना क्या कहलाएगी? गैस वैक्यूल, गैसीय धानी। अब आप मुझे बताएं, ये गैसीय धानी क्या प्रदान करेगी? सर ये गैसीय धानी जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, ये क्या प्रदान करेगी? सर ये प्लावकता प्रदान करेगी, प्लावकता, जिससे ये जीवाणु ऊपर तैरेंगे और प्राप्त कर लेंगे प्रकाश। इतनी सी बात अगर तेरे को समझ में आ गई है तो गुरु एनसीईआरटी की लास्ट लाइन जो थी यहां पर पढ़ ले। गैस रसधानी नील हरित शैवाल। अब गैस रसधानी में ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमारी एनसीईआरटी में। यहां पर रसधानी की जगह अगर सिंपल धानी लिखता ना, धानी, तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि रस थोड़ी ना है। तो गैसीय धानी बोला जाता है इसको, गैस वैक्यूल बोला जाता है, जो नील हरित शैवाल, बैंगनी और हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। क्यों मिलती है? सर बायोंसी प्रोवाइड कर रही है, प्लावकता दे रही है, ताकि वो ऊपर टिके रहेंगे सतह पर और प्रकाश पड़ता रहेगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन सर सल्फर बैक्टीरिया तो अवायवीय प्रकाश संश्लेषण करता है। हाँ, अवायवीय प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन बांगड़ू प्रकाश की तो जरूरत है ना उसको।
मेरे भाई सल्फर जीवाणु जो होता है उसमें जल की आवश्यकता नहीं होती, हाइड्रोजन सल्फाइड की आवश्यकता होती है। सल्फर जीवाणु प्रकाश भी चाहिए, वर्णक भी चाहिए। ऐसे जीवाणु जिनको प्रकाश चाहिए तो पानी की सतह पर ही तो मिलेंगे ना। हाँ जी सर, इस लेक्चर को थोड़ा जल्दी अपलोड करा दीजिएगा। बेटा देख, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, तू पढ़ रहा है। जो चीज मेरे हाथ में है वो मैं अच्छे से करूंगा और बढ़िया तरीके से करूंगा। ये अपलोड डाउनलोड ये करने का काम जो होता है ये दूसरी टीम करती है। मैंने उनको बोल दिया जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इमीडिएटली आप डालो। इससे ज्यादा और मैं क्या उनकी गर्दन तो नहीं पकड़ सकता ना दोस्त। समझ में आ गया ना? ठीक है। कई बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, सर वो एनसीईआरटी संपूर्ण केमिस्ट्री की जो थी वो दिख नहीं रही थी। हो गई सही, डाल दी कामेश सर ने, हो गया ना, दिख रही है, एक बार चेक कर लेना आप। डन। आइए अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में लास्ट चीज जो रह गई है वो है क्या? राइबोसोम। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? राइबोसोम पढ़ना है। आइए जनाब, किसकी बात करते हैं हम यहां पर? राइबोसोम की बात करते हैं। कितनी देर तक पढ़ाओगे? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। डायलॉग याद कर लेना मेरा और याद रखना, कितनी देर तक पढ़ोगे? जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, चलो आइए राइबोसोम की बात कर रहे हैं। सर ये राइबोसोम के बारे में हम बातें करने वाले हैं। हाँ जी सर, क्या इसको हम अंतः वृष्ट पिंड बोल सकते हैं? बेटा पिंड जो है वो ठोस पदार्थों से बना होता है ना, ठोस कणों से। वहां पर कण नहीं थे, वहां पर गैस थी, इसलिए हमने उसको गैसीय रसधानी बोल दिया, गैसीय धानी बोला है। हाँ जी हाँ जी सर, इतनी सारी गैस मिल रही है तो क्या गैस जो है वो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा देगी? बेटा गैस तो तेरे अंदर भी मिल रही है, क्या तेरे को गैस नुकसान पहुंचा रही है? जो नुकसान पहुंचा रही है वो तो निकाल रहा है, जो फायदेमंद है वो तू रख रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो फायदेमंद होगी वो रख लेंगे, जो नुकसान पहुंचाएंगे उसको निकाल देंगे बैक्टीरिया। ठीक है। हाँ जी चलो आइए, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? राइबोसोम की बात करने वाले हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा राइबोसोम, राइबोसोम अंकल, राइबोसोम से संबंधित कुछ बिंदु है जो हर साल मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं। सबसे पहला बिंदु, राइबोसोम की खोज किसने करी थी? रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में करी थी, जबकि पैलेड ने इसकी जंतु कोशिका में करी थी। अब इधर ध्यान से सुन, अगर तेरे को याद रखना है तो ये याद रख लेना, मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, मैं यहां से ये हटा देता हूं। ठीक है, राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? जॉर्ज पैलेड ने करी थी। किसमें? जंतु कोशिका में। क्योंकि कई बच्चे ना फिर माथा खाते हैं हमारा, इसलिए सिंपल तरीके से कि राइबोसोम की खोज किसने करी? जॉर्ज पैलेड ने। डीप में जाना चाहते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, तो राइबोसोम की खोज किसने करी थी ये तुमको पता लग ही गया है। किसने? रॉबिन्सन और ब्राउन जो थे। कौन? रॉबिन्सन और ब्राउन। अरे यार, रॉबिन्सन और ब्राउन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने करी थी किसमें? पादप कोशिका में। और जॉर्ज पैलेड ने किसमें करी थी? जंतु कोशिका में। सर आपने ये क्यों हटाया? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में जब तुम पढ़ोगे तो हमारी एनसीईआरटी में ना ये नहीं लिखा हुआ, रॉबिन्सन और ब्राउन नहीं लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? केवल जॉर्ज पैलेड लिखा हुआ है, जिन्होंने खोज करी थी किसकी? आपके राइबोसोम की। तो आपकी मर्जी है जो याद रखना है, लेकिन क्या जरूरी याद रखना है गुरु? ये जरूरी याद रखना है, ये पैलेड। पैलेड नाम जरूर याद रखना। कौन सा? पैलेड। पैलेड ने खोज करी थी, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो पैलेड जरूर याद रखना। डन। सो पैलेड ने खोज करी है किसकी? बेटा याद रखना, भूलना जाइएगा। पैलेड वो वैज्ञानिक थे, पैलेड जिन्होंने किसकी खोज करी थी? राइबोसोम की खोज करी थी। किसमें? जंतु कोशिका में। जबकि रॉबिन्सन और ब्राउन ने किसमें खोज करी थी? आपके पादप कोशिका में। डन है ना? सर यहां पर नहीं लिखा हुआ, मेरे को पता है यहां पर नहीं लिखा हुआ है,
यहां पर नहीं लिखा हुआ सर, पैलेट यहां पर नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़, आगे देख, आगे आने वाले चैप्टर्स में तेरे को मिल जाएगा पैलेट, ठीक है। और मेरी एक और बात देख, तुम में से कितने बच्चों ने एनसीईआरटी संपूर्ण के प्रिंट आउट निकलवाए? कोई बात नहीं, अगर प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाए तो एनसीईआरटी संपूर्ण है, उस एनसीईआरटी संपूर्ण में भी लिख दिया है मैंने पैलेट। वो एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़ा करो, पढ़ा करो, उसमें लिखा हुआ है पैलेट ने खोज करी थी किसकी? राइबोसोम की। नेक्स्ट, इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और ये सबसे छोटे कोशिका अंगक होते हैं। क्या इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। सर प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? जरा मुझे जल्दी से बता। पार्ले जी की फैक्ट्री वही होगी ना जो पार्ले जी बनाएगी। भैया मैंने बोला कि भैया ये पार्ले जी की फैक्ट्री है, क्यों? क्योंकि पार्ले जी बन रहे हैं, है ना। मैंने बोला कि भैया ये आईफोन की फैक्ट्री है, क्यों? क्योंकि आईफोन बन रहे हैं। मैंने कहा ये सैमसंग की फैक्ट्री है, क्यों? क्योंकि सैमसंग के फोन बन रहे हैं, है ना। तब आप मुझे बता कि जहां पर प्रोटीन बनेंगे अगर वो राइबोसोम है तो मैं राइबोसोम को क्या बोलूंगा? प्रोटीन की फैक्ट्री, सिंपल। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? राइबोसोम को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस संरचना पर प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है। और एक कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिका अंगक जो होता है वो कौन होता है? राइबोसोम होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिंपल से दो बिंदु क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। इनकी दो इकाइयां होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। दो इकाइयों से बने होते हैं, एक छोटी इकाई से बने होते हैं, एक बड़ी इकाई से बने होते हैं। अब एक काम करते हैं, इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। बस शांति रखो, शांति रखो। हाँ जी सर, बैक्टीरिया फट गया तो मर जाएगा बेटा? हाँ जी, इसके बाद का कंसेप्ट जो है थोड़ा डिटेल में है, वो अपन कल करेंगे, ठीक है। आज अपन इतना ही करेंगे। हाँ 50, 30, 50 पढ़ाऊंगा। कल थोड़ी लंबी क्लास लूंगा। आज थोड़ी 9 बजे तक ही ले रहा हूं, 9:15 तक ले रहा हूं। कल थोड़ी 10 बजे तक क्लास लूंगा, ठीक है। तो कल की क्लास अपनी थोड़ी लेट तक होएगी, तो मैं पहले ही एडवांस में आपको बता दूं कि अपना खाना पीना साथ में लेकर बैठ जाइएगा या पहले से खा पी लीजिएगा, क्योंकि कल जो क्लास जो होगी वो 10 बजे तक चलेगी, ठीक है। सर तंतु किसका बना हुआ बेटा? तंतु एक आवरण है झिल्ली का, जिसके अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन है 4x4 के समूह में। हाँ जी, ओके डन। मजा आया? केंद्राब वो अभी आया नहीं है, अभी बताऊंगा उसको। इसी में प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्राब और एक संरचना रहेगी, एपिसोम केंद्राब। वो वैसे मेरे को पहले बता देना चाहिए था, जब मैंने आपको प्लाज्मिड पढ़ाया था ना, वहीं पर बता देना चाहिए था, लेकिन मेरे से स्किप हो गया है। मैं आपको कल वो कंप्लीट कर देंगे। कल प्रोकैरियोटिक कोशिका कंप्लीट करके यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पढ़ेंगे और कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, दोनों चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो कल हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कंप्लीट करेंगे, राइबोसोम कंप्लीट करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक वो केंद्राब जो रचना रहेगी है, जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ था उसका नाम बताना था। जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, उसी को ही बोलते हैं। और फिर हम स्टार्ट कर देंगे यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हम प्लाज्मा झिल्ली भी कल पढ़ेंगे और सेल वॉल भी कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजर पोर्शन इस चैप्टर का होएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो फिर छुटकू मुटकू चीजें वो आराम से हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, छप गई, दिमाग में घुस गई, ठीक है। भाग तो नहीं रहे ना अपन? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत तेज भगा रहे हैं? आराम से पढ़ रहे हैं ना। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। भागने का टाइम आएगा तो भागेंगे भी, पढ़ने का टाइम है, आराम से तसल्ली से पढ़िए, ठीक है। सर सैटरडे की स्लाइड नहीं आई है, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अगर सैटरडे की स्लाइड नहीं आई है तो मैं वो आपको डलवा देता हूं जल्दी से, ठीक है। ओके चलिए जी, बाय बाय बच्चों, गुड बाय।